मैं पास हो गई। Congratulations! आपका पढ़ाना काम कर गया। मेहनत तो आपकी थी। मदद आपने की, शुक्रिया। वारिस मियां कैसे हैं? बहुत बेहतर है अब तो, खासकर जब से आपने बाहर से दवा मंगवा दी। देखूं अगर जाग रहे हो तो। नहीं, आज सुबह ही आबिद साहब आए और उन्हें और अम्मी को ले गए। अशरफ की छुट्टियां हैं, खेलने को कोई चाहिए। अच्छा है। आप छुट्टियों में कहीं जाएंगी? कहाँ जाऊंगी? आप तो कह रही थी कि अमिता जी और मीरा जी दोनों बुला रही हैं। बुलाया तो है, पर कहाँ जाऊंगी? आपकी कोर्ट की छुट्टियां कब हैं? 15 दिन बाद। कहीं जाएंगे? नहीं। तो फिर मेरे साथ जस्टिस मुनीर के यहाँ चलेंगे। जस्टिस मुनीर? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, आपने हमारी आपाजान को पढ़ाया। दरअसल ना, आप ही की वजह से हमारी आपाजान कॉलेज जा सकी, क्योंकि ना आप अस्पताल जाते रहे, इस वास्ते से। आप ही ने भी रात दिन एक किया और माशाल्लाह से देखिए इम्तिहान में पास हो गई। इस खुशी के मौके पर जो भी बना है ना, आप बिस्मिल्लाह करें। देखिए, मना मत करिएगा, निवाला मुंह में डालकर छोड़िएगा मत। नहीं नहीं, आज ऐसा नहीं करूँगा। जी आपा जी। क्या हुआ? नफीसा मेवे डालना भूल गई है, मैं भी डाल कर लाई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हुआ कि नहीं? ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्यों, सुना नहीं? गैस और धुएं के बढ़ने से अगर दुनिया की फिजा गर्म होती गई तो नॉर्थ पोल पर जो जमा हुआ बर्फ है उसके पिघलने से समंदर में पानी बढ़ जाएगा और दुनिया उसके अंदर डूब जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं कह रहा हूं, कह तो आप रहे हैं, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। शमा का पास होने पर आपको फोन करना, फिर घर पे बुलाना, नफीसा के हाथ से प्लेट लेकर आपके हाथ में देना, फिर हलवा ले जाकर उसके अंदर मेवे डाल के लाना, और गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना जाकर जस्टिस मुनीर के यहाँ साथ चलने की दावत देना। ये बर्फ पिघलने की निशानी है कि नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। अशरफ, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? बेटा बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जैसे आप बीड़ी पी रहे हो, गैसों के गर्म होने से पोलार केप पर जमी बर्फ गल जाएगी और दुनिया पानी में डूब जाएगी। बस मुझे आपने इतना ही बताया था। क्यों आबिद साहब, गवाह ने गवाही दे दी? बेटा बड़ा हो गया यार, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। वैसे मैंने गलत कहा? आबिद साहब, आप खुश रह सकते हैं, मैं नहीं। मेरी अम्मी बीमार रहने लगी हैं और उन्हें मौत से डर लगने लग गया है। वो हर किसी से कहती है कि मेरे बेटे को समझा दो, वो शादी कर ले। क्या हुआ उन्हें? कुछ उम्र है, कुछ सदमा है, कुछ मैं हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। शमा तो साफ कह चुकी है, जो दिल में जोड़ा है उस रिश्ते की बात ना करे। कहीं और शादी करने का नहीं सोच सकते? तो शमा का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। शमा तो जलती बुझती रहती है, झाड़ियों में जुगनू और सड़क पर लगे इश्तिहारों की नियॉन साइंस की तरह रोशनी तो नहीं दे सकती, मगर आंखें चकाचौंध किए रखती है। चलो बेटा, अशरफ में चले। लगता है वकालत अच्छी चल रही है। खुदा हाफ़िज़ साहब। आओ बेटा। क्या है? क्या किया इस बार? मैंने क्या किया? फोन करके बुलाया, नफीसा के बजाय
खुद चाय बनाकर पिलाई, झूठ बोला कि नफीसा मेवा डालना भूल गई और मेवा डालकर ले आई। तो क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? कभी घर में हलवे में मेवा पड़ा है जो उस दिन हलवा नंगा लगा और उसमें मेवा डालकर ले आई, और वो भी उस आदमी के लिए जिसने तुम्हारे हिस्से के बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश छीन कर तुम्हारे सौत को दिला दिए, और तुम्हारी कुर्ती, गरारे और दुपट्टे के गोटा किनारी, सलमे सितारे तोड़कर इन सादा कपड़ों में छोड़ दिया। तो क्या हुआ? वो न करता कोई और वकील करता, फिर सगा भी तो होगी। मुझे देखते ही उस लड़की को छोड़ दिया जो मुझसे बड़े घर की थी, कवारी थी, उससे मोहब्बत करती थी। और मैंने क्या किया? न बात की, न बुलाया, उल्टा वो कहा जो एक दुश्मन को नहीं कहना चाहिए। पर आना तो बंद नहीं किया, आता रहा। और तुम्हें आने दिया पढ़ाने को, और मैंने नहीं कहा था, आबिद साहब ने कहा था। और पहले दिन तो मैं पढ़ने आई भी नहीं घर, लाइब्रेरी में बैठी रही। चाय तो पिलाई ना, नफीसा लाई और उसने पिलाई। अगर मैंने कभी उसे पीने के लिए कहा तो वो भी तब जब चाय ठंडी होकर सिंक में फेंकने लायक हो गई। लेकिन इस बार बर्फी, गरम गरम चाय, मेवेदार हलवा, क्योंकि पास हुई थी और उसकी वजह से पास हुई थी। ऐसी मिठाई तो गैरों में बांटते हैं। उसने तो मेरे बेटे का इलाज करवाया, मुझे धोकर ले गया जब मेरी टांग टूटी थी, खून दिया। फिर कल क्यों नहीं लेती? क्या कर लूं? वही जो अम्मी अब्बू और आबिद साहब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुझसे पूछ रही है? वाह, इस सादगी पे कौन नवाजा है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वो चाहते हैं कि उससे शादी कर लेना। नहीं? आदाब हुजूर। अरे शिराज साहब, आदाब आदाब। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई गोविंद। जी सरकार। एक चाय लाओ साहब के लिए। अरे नहीं होता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाय नहीं लूँ। रहने दो। और सुनाइए हुजूर, आज बिना अपॉइंटमेंट कैसे आना हुआ? आज ही वो इसलिए वकील साहब कि बिना अपॉइंटमेंट के मुसीबतें मुझ पे नाजिल हो रही और मेरे नाखुदा मेरी किश्ती खेने वाले मुझी से किनारा कर रहे हैं। देख रहा हूँ कि मुसीबतों ने आपको शायर बना दिया। क्या हुआ? वकील साहब, हमारे एक रिश्तेदार हैं कर्नल शमशाद, उनकी बीवी अचानक नाजिल हुई और उन्होंने मेरी बहन को भड़का दिया कि तू शमा से जायदाद ले ले और ये लिख कर दे दे कि उसकी शादी हुई थी। ये बात तो पहले भी चली थी। लेकिन वकील साहब, अब तो ये बात अदालत में पहुंच चुकी है। उन्होंने दूसरा वकील किया था और उसी की मार्फत अदालत में समझौता होने वाला था। तो मुझे किसी तरह इस बात का पता चल गया और मैंने कैसे अपनी बहन को रोका ये मैं ही जानता हूँ। ये तो रामायण का किस्सा हो गया। आपकी बहन रावण के भाई विभीषण जैसी निकली। अरे वकील साहब, ये वो किस्सा नहीं है, क्षमा का किस्सा है। मैं तो कहता हूँ वकील साहब कि अगर आपको कहीं मिल जाए तो नजरें ना मिलाइएगा। किसको दीवाना नहीं बनाया उसने? सबसे पहले हमारे मरहूम बहनोई को, फिर रास बिहारी को, और वो वकील गौड़ बगैर फीस के मुकदमा लड़ रहा है उनका। और वो लड़का वकील खालिद, उसको तो पूरा का पूरा दीवाना बना दिया। हाजी, किसी दिन किसी जज से निगाहें मिल गई ना तो मुझे तो डर है कि वो पूरा मुकदमा अपने हक में करवा लेगी। वकील साहब, आप किसी भी तरह जल्दी से जल्दी उसकी अपील रद्द करवा के जायदाद हमारे नाम करवा दीजिए। तारीख कब की पड़ी है? अभी परसों की पड़ी। इससे पहले भी गौड़ साहब 4 तारीखें बदलवा चुके। तारीखें तो बढ़वाएंगे, विटनेस तो उनके पास कोई है नहीं। तो वकील साहब, मैं क्या उम्र भर यूं ही लटकता रहूंगा? देखिए वकील साहब, बड़ी मुश्किल से मैंने शमा के लॉकर्स का पता लगाया है। हाँ, आप किसी भी तरह ये कह के उसे सील करवा दीजिए
कि उसके अंदर नकदी और जेवर जो है वो सब चोरी के है, महल के है, मेरी बहन के है। कमजोर केस है। अरे वकील साहब, इससे पहले भी कमजोर था, लेकिन आप लोगों ने जितवा दिया। नतीजा चाहे कुछ भी ना निकले, वो लजवा दीजिए। सोच लीजिए, मैं सब्जवारी साहब से बात करूंगा। मैं इनकम टैक्स में शिकायत कर दूं कि उसके पास बहुत सारी बड़ी रकम है और वो टैक्स नहीं देती है, फंसवा दो। सोचने दो भाई एक मिनट। नमस्ते पिताजी। अरे अमिता बेटी, नमस्ते नमस्ते, जीती रहो। सुनो, तुम्हारी माँ कहाँ है? आ रही। अमिता, तू कब आई? आज ही आई, माँ को छोड़ने आई और तुझसे जब मिलने वाली थी तब ये करना था। बदमाश कहीं थी। अरे इसे बदमाशी की कौन सी बात है? देख, नरेंद्र मेरी जरूरतें पूरी करता है, मैंने सोचा मैं तेरी जरूरतें पूरी कर दूं। जब तू खुद इंतजाम कर ले तब मैं ही करूंगी। अच्छा बता, इम्तिहान में कैसे पास हुई? उसने मदद की? पास होने में भी और वारिस के इलाज में भी। वारिस कहाँ है? अंदर है? नहीं, जब से कुछ ठीक हुआ है अम्मी के साथ आपा के यहाँ चला जाता है। और उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? आने देती हूँ पर कुछ शर्तें लगा दी है। मन उसकी तरफ नहीं क्या? माँ जी के साथ कैसे गुजरी? नरेंद्र आए होंगे, उनसे मिले होंगे। हाँ आए थे, मिले थे, ठीक गुजरी। और जो ठीक नहीं होगा वो मैं ठीक कर दूंगी। जब दिल में मोहब्बत होती है तो कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर दिल में मोहब्बत ही ना हो तो फिर अच्छा भी अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल खा लो, अब ऑब्वियसली उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ना, लेकिन तू उसे मन मार कर मिलती है। कोई और बात नहीं कर सकती? क्या बात करें बता? उसकी बात ना कर, छोड़ दे मेरे मन पर, वक्त पर और उस पर, जो मैं नहीं देख सकती और नहीं इनकार कर सकती। क्या कह रही है? सुनने में गलती हुई होगी। शमा, शिराज अली पापा को सिर्फ तभी मिलने जाता है जब कोई साजिश कर रहा हो। कुछ टैक्स की बात कर रहा था। तू टैक्स देती है? नहीं। तेरे जेवर लॉकर में है? हाँ, जो बेची नहीं। लॉकर बदल दे। उससे क्या होगा? उससे जो भी उसकी स्कीम होगी वो नहीं कामयाब हो पाएगी। कितनी चोर बनूंगी मैं? शादी हुई वो नहीं मानी गई, बच्चा हुआ वो उनका नहीं माना गया। अब उनके दिए पैसे और जेवरों को लेकर मैं ऐसी छिपती फिरूं जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में लेकर छिपती फिरती है। जब चोर आ जाते हैं तो ये करना पड़ता है। बंबई जब आएगी देखना, 5वें 6ठे माले पर भी ग्रिल्स लगाई होती है। आंखों को खलती हैं लेकिन लगानी पड़ती हैं। ऐसे ही जिंदगी में भी ग्रिल्स लगानी पड़ती हैं। क्या? अब मैंने पापा और मेरे बीच ग्रिल लगा ली ताकि ये रिश्ता टूट जाए, ताकि वो मेरी जिंदगी में कभी दखल ना दे सके। लेकिन अब नरेंद्र ऐसा नहीं कर सकता तो क्या करें? अब क्या हुआ? माँ को भी वो इतना अच्छा नहीं लगता, डेस्परेट हो गया है। अब दोनों जगह ग्रिल लगानी पड़ेगी। तुझे? और क्या, मैं उसके पिताजी को अपनी मनमानी करने की गुंजाइश कभी नहीं दूंगी, ना अपनी माँ को। वैसे खालिद पर शर्तें लगाई हैं, ये भी एक किस्म की ग्रिल ही है। अच्छा किया ग्रिल लगा ली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई अंदर आना चाहे तो पीप होल में से देख ले।
और ग्रिल के पीछे से ही बात कर ले। उलझाती नहीं, सुलझाती हूँ। ऐसा तू कहती है, लेकिन मैं नहीं मानती। तेरा दिल सुलझाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन तू उलझती जा रही है। आ रहा मम्मी। तू अब आ रहा है? कहाँ था? काम था मम्मी। दफ्तर में? हाँ। तू दफ्तर में नहीं था। क्यों? मोहसिन तेरे दफ्तर गया था और मैंने भी फोन किया था। जब तुझसे बोला नहीं जाता तो क्यों बोलता है? क्या मम्मी? झूठ। तू उस बेवा के घर गया था ना? जब आप जानती है तो क्यों पूछती है? मैं जाता हूँ और जाता रहूंगा। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मम्मी? कि मोहसिन शादी कर रहा है और कल उसकी मंगनी है। मैं नहीं चाहता था कि आप जाने और फिर वहां जाएं। क्यों? अम्मी, उसकी मंगनी देखकर आपको मेरी मंगनी याद आ रही और फिर आप वहां उन्हें देखती जिनके साथ मेरी मंगनी होती है, जिनके घर में होती। अम्मी, मैं नहीं चाहता था कि आपको दुख। मेरा इतना ही ख्याल है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? कल वो लोग भी वहीं होंगे। तू हाँ कर दे, मैं उन्हें मना लूंगी। इसीलिए ना आप जाएंगी ना मैं जाऊंगा। वो तेरी नहीं हो सकती, नहीं हुई है, इसलिए तू अपनी दोस्त की मंगनी में नहीं जाएगी। मैं सुबह सुबह जाकर माफी मांगूंगा उससे। मैं जाऊंगी। मुझे सबा के इमाम जामीन बांधना है। इमाम जामीन? हाँ, वो फौज में चली गई है, ट्रेनिंग पे जा रही है। आपको बुलाया था? नहीं। फिर क्यों जा रही हैं आप? जब तू उसके घर वालों की जूतियां सीधी करता है जो तुझे चाहती नहीं, तो मैं उन लोगों के पास क्यों न जाऊं जो मुझे पलकों पे बिठाते हैं और जिन्हें देखकर मुझे आंखों में ठंडक पहुंचती है। मैं भी वहां जाता रहूंगा जहां मेरी आंखों को ठंडक मिलती है और मेरे दिल को करार मिलता है।